अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एवेल्युएटिंग वेबसाइट्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने वेबसाइट को एवेल्युएट करना है कि क्या वेबसाइट्स अपने कंटेंट्स ठीक रखती हैं। हम किस तरह से एक वेबसाइट को एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। एवेल्युएशन हम करेंगे एक वेबसाइट्स की, ठीक है जी। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि इंटरनेट पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इससे पहले जब इंटरनेट नहीं होता था तब हमारे पास बुक्स अवेलेबल थी जिसमें ऑथर्स के नाम लिखे होते थे। प्रॉपर ऑथर्स का इंट्रोडक्शन होता था, पता होता था कि किस ऑथर ने लिखी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कहाँ से डाटा लिया है, वो क्या उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें पता होती थी। तो लेकिन जब से इंटरनेट आया है तो इंटरनेट पर ये प्रॉब्लम है कि कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकता है, कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है वो सही है या गलत है, ये नहीं पता चल सकता। तो इसी के लिए हम अवेल्युएट करते हैं वेबसाइट्स को, ठीक है। सबसे पहले हमने वेबसाइट्स को अवेल्युएट करना होता है, देखना होता है कि वेबसाइट्स क्या हैं और उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, ऑथर कौन है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे कि वेबसाइट्स को कैसे एवेल्युएट किया जा सकता है। क्योंकि वेबसाइट्स देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं, लेकिन क्या वो ठीक भी हैं या नहीं। जैसे कि ये टाइटल आपको बता रहा है कि ये बताया जाएगा कि इज दैट इज इट ट्रू और नॉट। ओके। तो इंटरनेट क्या है? इट इज़ अ बिग वर्ल्ड आउट देयर। Since you were a child, adult were selecting books for you, your parents choose a book for you to read, while your teachers choose text for you to you choose. बेसिकली क्या होता है कि जब आप छोटे थे तो क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बुक्स ले आते थे, चूज करते थे कि आपको कौन सी बुक पसंद करनी चाहिए या फिर कौन सी पढ़नी चाहिए, कहानियों वाली वगैरह वगैरह, जिसमें मॉरल वैल्यूज होती थी, वो आपको पढ़ाई जाती थी नॉर्मली। तो लेकिन जब जैसे-जैसे वक़्त के साथ-साथ आप बड़े हो रहे हैं, तो आप अब खुद से इस काबिल हो चुके हैं कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन को। नॉर्मली इंटरनेट पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इंटरनेट पर मौजूद है या दिखाई दे रही है, क्या वो सही है? क्या वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ से आई है या नहीं आई? तो ये बहुत प्रॉब्लम है इंटरनेट के ऊपर कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सी आ जाती है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर आप इंफॉर्मेशन कोई भी निकालो तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। लेकिन उस इंफॉर्मेशन का ठीक होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर समझा जाता है, ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है तो वो आपको मिसगाइड करेगी। हो सकता है वो किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो जिसका काम एग्जैगरेशन करना हो, जिसका काम आपको उकसाना हो, गलत व्यूज पैदा करने हो, एक गलत प्रोपेगेंडा की तरफ लेकर जाना हो, वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने की जरूरत होती है। ऐसी वेबसाइट से हम ऐसी वेबसाइट को अथेंटिक वेबसाइट नहीं कहेंगे, ऐसी वेबसाइट से हम डाटा भी नहीं लेंगे, ठीक है। आप जैसे कि स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को भी मैं मना करूँगा लोगों को कि बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी लोग हैं जनरली तौर पे, सबको ही कहेंगे हम सब कि ऐसी वेबसाइट से दूर रहें और उनको जज करने का एक तरीकाकार है। तो वो जज करने का जो तरीकाकार है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और हमने जब नॉर्मली अपनी भी कोई वेबसाइट बनानी है तो हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि वेबसाइट जब हम बना रहे हैं तो उनकी जो वेब पेजेस के अंदर जो कंटेंट्स होंगे किस किस तरह के होंगे, कैसे हो सकते हैं, और उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। और इंटरनेट क्या करता है बेसिकली? इंटरनेट क्या, एज इंटरनेट बिकम अ मोर कॉमन मोड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड द नंबर ऑफ साइट्स ग्रो एक्सपोनेंशियली, यू विल नीड टू डिस्टिंग्विश फैक्ट एंड फिक्शन। क्या होता है कि भाई जैसे 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 इंटरनेट फैल रहा है और बेसिकली जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही हैं। मीन्स कि हर बंदा वेबसाइट बना रहा है अपनी, हर बंदा वेबसाइट, और वेबसाइट बनाना बहुत ईजी भी हो गया हुआ है। तो अब कोई भी अपनी वेबसाइट बनाकर कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दे तो क्या ये ठीक होगा?
अगर मैं किसी स्टूडेंट को कह दूँ कि बेटा इस टॉपिक पे सर्च करके लाओ, तो वो किसी भी वेबसाइट से उठा के ले आए, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन ठीक होगी? ऐसा मुमकिन है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, ठीक है? या किसी एक बंदे के ख़्यालात की अक्कासी कर रही हो। ज़रूरी नहीं कि ये वो फैक्ट एंड फिगर्स हों, ठीक है? तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना होता है, हमें देखना होता है, ये इन्हीं चीज़ों की डिस्टिंग्विश के लिए आज का लेक्चर है। आफ्टर ऑल एनीवन कैन पोस्ट मैसेजेस, यानी कि कोई भी मैसेजेस पोस्ट कर सकता है, कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, कोई भी किसी को भी प्रिटेंड कर सकता है या मिसलीड कर सकता है आप लोगों को। किसी भी कोई भी आर्टिकल लिखकर आप लोगों को मिसलीड कर सकता है कि भाई मैंने ये देखा तो ये हुआ तो ऐसे हुआ वगैरह वगैरह, मैंने ये एक्सपीरियंस किया तो ऐसा हुआ वगैरह वगैरह, इस तरह से करके आपको मिसलीड कर सकता है। तो हमें मिसलीडिंग से बचना है। नेवर फेयर armed with the right questions. You can surf the net and find valuable information that until a few years ago you could never access. Those questions are based on standard set criteria known as CARS. ओके, अब क्या है कि अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो ये होता है कि जब हम नेट पे जाते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सी साइट ठीक है, कौन सी गलत है। हमें नहीं पता कि हम कैसे जज करेंगे, ठीक है? आपको नहीं पता चल रहा कि जज कैसे करना है, ठीक है? यानी कि आपको नहीं पता कि ये जो मालूमात या जो वेबसाइट या वेब पेज जो आप पढ़ रहे हो, क्या ये ठीक एथिक रिसोर्सेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो उसके लिए क्या है, खुद को आर्म कर लें राइट क्वेश्चन से। मीन्स कि आप लोगों के पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आपने उन क्वेश्चंस की बेस पर उस वेब पेज को या उस वेबसाइट को जज करना है। उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं, आपको इससे डाटा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो सारे क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसको हम कार्स बोलते हैं, ठीक है? CARS, कार्स। ये कार्स वो आम कार्स नहीं है, बेसिकली ये एक चेकलिस्ट है जो कि इंफॉर्मेशन क्वालिटी प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है? कार्स का मतलब है क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, रीजनेबलनेस एंड सपोर्ट। ये चार चीज़ें, ये चार चीज़ें जिस वेबसाइट में होंगी वो वेबसाइट ट्रस्टेड होगी। अगर ये चार चीज़ें उनमें नहीं हैं तो हम उनको वेबसाइट को ट्रस्टेड या फिर ऑथेंटिक वेबसाइट कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्रेडिबिलिटी जो है वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी merely means that the author of a website has credentials that prove he or she is knowledgeable in the field. After all, you don't want information about your health provided by an electrician in an OE who enjoy reading health guides during his lunch breaks. Thus, when you arrive at the site, you should ask several important questions that will help you to assess the credibility of the site. इसमें credibility क्या है कि भाई जब कोई वेबसाइट आप देखते हो, ठीक है? तो वेबसाइट पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होती है, ज़ाहिर बात है। तो आपने देखना है कि जिस बंदे ने इस वेबसाइट को बनाया है, ठीक है? या फिर कम से कम जिस बंदे के कहने पर ये वेबसाइट बनी है, क्या वो इस फ़ील्ड के बारे में जिसके बारे में वो बात कर रहा है अपनी वेबसाइट में, क्या इस फ़ील्ड का वो नॉलेज रखता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई मेडिकल फ़ील्ड के बारे में बात कर रहा है, तो क्या वो मेडिकल फ़ील्ड का नॉलेज रखता है या बस ऐसे ही इधर-उधर की लंबी छोड़ है, इधर-उधर की सुनकर? तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है हमें। हमने इस चीज़ को देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अ, वेबसाइट किसी और चीज़ के मुतल्लिक है और जो बंदा है, जो ऑथर है, उसका प्रोफ़ेशन किसी और चीज़ से रिलेटेड है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक सोर्सेज़ है? या तो हो कि वो एक प्रॉपर रेफ़रेंसेस दे कि फलाँ डॉक्टर से पूछा है, इस डॉक्टर का लिंक दे, उस या उस डॉक्टर की वेबसाइट के बारे में लिंक बता दे या कुछ ऐसा दे, तो बात को किसी तरह से ऑथेंटिक समझा जा सकता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं। ठीक है? तो हमें ऑथर का भी प्रोफ़ेशन देखना है, ये भी देखना है कि वो क्या उस फ़ील्ड में प्रॉपर नॉलेज रखता है, जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है? इन सारी चीज़ों के बारे में देखना है, उसके बाद हम ये जज करेंगे। तो इस सब के अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्रेडिबिलिटी किसी भी वेबसाइट की जज करते हैं।
वो क्वेश्चंस कौन से हैं, चलें आइए उनको देखते हैं। वो क्वेश्चंस हैं, इज द ऑथर नेम प्रेजेंट? वेबसाइट पर क्या ऑथर का नाम प्रेजेंट है? ऐसा नहीं कि एक बस आर्टिकल लिखा हुआ है और आर्टिकल बस लिखा हुआ है और लिखा ही हुआ है, ऑथर का नाम नहीं है उसमें। ऑथर का नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऑथर कहाँ पे रहता है, किस यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया, मुकम्मल उसका बायोडाटा बताना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन एट द एंड ऑफ यूआरएल? यूआरएल के एंड पर, ठीक है, यानी कि जो यूआरएल होता है ना बेसिकली, जैसे कि gmail.com, yahoo.com वगैरह वगैरह, इस तरह से ये पूरा एक यूआरएल होता है। तो यूआरएल के एंड पर ये जो डॉट कॉम है या फिर डॉट edu डॉट pk वगैरह, इस तरह से ये जो एक्सटेंशंस आ रही हैं, ये किस किस्म की हैं, हमने ये भी देखनी है। ये सारी चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है। पहले हमें क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उनके रीजंस बताऊंगा कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। Is there an about this site page और ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड के, यानी कि इसमें एक पेज होता है अबाउट दिस साइट या अबाउट अस का, ठीक है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस जो है वो भी हमने देखना होता है, क्या ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। और इज देयर एनी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन लिस्टेड, कोई बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन लिस्टेड हुई है या नहीं हुई। डज द ऑथर हैव अ डिग्री और जॉब एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड ही और ही इज डिस्कसिंग, कि क्या जो ऑथर है, जो इस बात को डिस्कस कर रहा है, यानी जिस टॉपिक पर वो बहस कर रहा है या बात कर रहा है, या जो आर्टिकल उसने लिखा है, क्या वो ऑथर जो है उसके रेलिवेंट डिग्री है या उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है या नहीं, या ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो इज देयर इज टिल्ड साइन इन द एड्रेस और यूआरएल, टिल्ड साइन ये वाला साइन होता है, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है यूआरएल में कहीं ये साइन तो नहीं नजर आ रहा आपको, यूआरएल पूरा जो है ना वो कंप्लीट अगर आप देखें तो उसमें अगर टिल्ड साइन नजर आ रहा है तो नोट डाउन फौरन करें उस चीज को, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये कि क्यों है। इज द ऑथर एफिलिएटेड विद द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस? क्या ऑथर जो है वो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है, यानी एफिलिएटेड है। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि अच्छी जानी मानी जो इंस्टीट्यूट होती है उससे क्या ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, या किसी तरह से एफिलिएटेड है या नहीं। डज ही और शी इंक्लूड अ बिब्लियोग्राफी ऑफ हिज और हर पब्लिश्ड वर्क? बिब्लियोग्राफी होता है कि पास्ट वर्क जो उसने किया होता है ना, या रिसर्च वर्क जो किया होता है, उस पब्लिश्ड वर्क की बिब्लियोग्राफी, यानी उसका जो एक मुकम्मल डिटेल या एक लिस्ट जो होती है वो दिखाई गई है या बताई गई है, या उसने बताया है, इस चीज़ को दिखाया है, बिब्लियोग्राफी दी है कि ये मेरा पब्लिश वर्क है। इससे ऑथर की उसकी पोटेंशियल का पता चलता है कि ऑथर कितने काबिल है, ठीक है। इस बात को जब डिस्कस कर रहा हो या किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहा है तो उसकी वर्क का पता चलता है, उसके प्रीवियस वर्क का, पब्लिश्ड वर्क का, रिसर्च पेपर्स का पता चलता है, रिसर्च हिस्ट्री का पता चलता है, जिससे उसकी वर्थ बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सारे क्वेश्चंस की, आगे थोड़ी सी डिटेल भी देखते हैं कि इज द ऑथर नेम प्रेजेंट। तो ऑथर नेम क्यों जरूरी है? एनोनिमिटी इज कंसीडर्ड एज सस्पिशियस, यानी कि अगर एनोनिमिटी जो होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बगैर किसी अपने ऑथर अपना नाम दिए बगैर ही एक आर्टिकल लिख देता है तो ये प्रॉब्लमेटिक है चीज़। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन एट द एंड ऑफ यूआरएल, बेसिकली यूआरएल के एंड पे जो एक्सटेंशन है वो किस किस्म की है। अगर डॉट कॉम की है, डॉट कॉम जो है बेसिकली कमर्शियल साइट्स को इंडिकेट कर रहा होता है, जबकि ईडीयू जो है वो एजुकेशन साइट को कर रहा होता है, जीओवी जो है वो गवर्नमेंट साइट को कर रहा होता है, ओ एंड ओआरजी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि बाज़ वेबसाइट जो हैं जिसमें लाइक एरी.edu ऐसे आ सकता है, या ug.edu इस तरह से आ सकता है, यानी कि डिफरेंट ये अब बेसिकली बिलोंग करता है edu। edu मीन्स एजुकेशन वेबसाइट्स, ठीक है। gov मीन्स गवर्नमेंट वेबसाइट है और org से ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट बनती हैं, ठीक है। ये इंडिकेट करती हैं एजुकेशन, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। Author should be forthcoming with the information about himself and his experience and his affiliations. Basically, author को आमतौर पे अपने इंफॉर्मेशन पर्सनल भी देनी चाहिए कि वो बेसिकली क्या है, कौन है, और उसकी एफिलिएशन, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा तभी वो रिलायबल सोर्स कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूआरएल में एक टिल्ड साइन देख रहे हो, ठीक है, ये वाला टिल्ड साइन अगर देख रहे हो आप,
तो इसका मतलब है इट इंडिकेट्स दैट द साइट इज पर्सनल पेज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल नॉट बाय इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि वो पर्सनल पेज क्रिएट हुआ हुआ है, यानी कि किसी इंडिविजुअल ने उसको खुद से क्रिएट किया, इंस्टीट्यूट ने उसको क्रिएट नहीं किया। और रिलायबल सोर्स इंस्टीट्यूशन बाकायदा एक पूरी जो कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक जो यूनिवर्सिटी है वो अगर क्रिएट करे तो ज़्यादा बेटर होता है। इंडिविजुअली क्रिएट करने से कोई भी बंदा इंडिविजुअल क्रिएट करके कोई भी अपने बारे में लिख ले, तारीफें लिख ले, अपनी अपने पुल बांध ले, अपने आपको नोबेल प्राइज़ का होल्डर कह दे कि मैंने नोबेल प्राइज़ विन किया हुआ है, कुछ भी कह सकता है वो तो, ठीक है? तो उस चीज़ को बिलीव नहीं करना। मेक श्योर दिस साइट इज़ नॉट क्रिएटेड टू सेल अ प्रोडक्ट। आप इस चीज़ को भी याद रखें कि किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये साइट नहीं क्रिएट हुई, जो आपको नॉलेज दे रही है। यूजुअली कमर्शियल साइट जो हैं आमतौर पे उनको वो बेसिकली कमर्शियल साइट जो होती हैं आमतौर पे वो जो है ना वो भेजी जाती हैं, वो सेल्स प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं, ठीक है? तो आमतौर पे फाइनली वी यूज़ अ जजमेंट, गुड जजमेंट एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ठीक है? तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने क्वेश्चंस करना है व्हाइल यूजिंग क्रेडिबिलिटी, यानी कि क्रेडिबिलिटी को देखने के लिए आपके पास ये सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने जज करने हैं, देखने हैं और वेबसाइट का मेयार को परखना है। ठीक है? अगर इन चीज़ों पर पूरा उतरती होगी तो क्रेडिबिलिटी उसकी अच्छी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें फर्ज करें ऑथर नेम नहीं है और ये बिलोंग करती है ये बिलोंग कर रही है डॉट कॉम साइट से और अबाउट अस साइट में भी कुछ इधर-उधर की छोड़ी हुई हैं। ऑथर ने अपने बारे में प्रॉपर बताया नहीं है, अगर बताया तो उसका एक्सपीरियंस किसी और का है, बात वो किसी और के बारे में कर रहा है। टिल्ड पेजेस हैं या टिल्ड साइन वाले पेजेस हैं उसके पास और प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि इस साइड में घपले हैं। ठीक है? इस वेबसाइट में यानी कि इन सारी चीज़ों में अगर और उसका प्रीवियस वर्क भी नहीं है और या अगर वर्क है तो किसी और फील्ड से बिलॉन्ग कर रहा है, उस फील्ड से बिलॉन्ग नहीं कर रहा है जिसके बारे में उसने बात की है, उस टॉपिक पे। मीन्स कि अगर उसने मेडिकल फील्ड में बात की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मेडिकल फील्ड के बारे में बात करता रहूँ कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऑपरेशन ऐसे होता है, तो मैं तो कंप्यूटर का हूँ, तो मुझे तो कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए या पता होता है। तो मैं क्या जानूँ मेडिकल के बारे में कि ऑपरेशन कैसे होगा? तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिलायबल नहीं कंसीडर की जाएगी, ठीक है? इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जब तक कि मैं एक प्रॉपर सोर्स ना दूँ कि मैंने फलाँ डॉक्टर से, फलाँ हॉस्पिटल में उसका इतना एक्सपीरियंस है, ये वगैरह-वगैरह, उसने मुझे ये बताया और मैं ये चीज़ कोट कर रहा हूँ। ऐसा मैं कुछ कहूँगा ना, तब वो चीज़ रिलायबल कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज़ नहीं की जाएगी। प्रॉपर रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए आमतौर पे, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी में क्या है? एक्यूरेसी मेनली मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड एट द साइट इज करेक्ट एंड सपोर्टेड बाय अदर रिप्यूटेबल सोर्सेस। मीन्स कि एक्यूरेसी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी है साइट पे वो करेक्ट है और बाकी रिसोर्स रिप्यूटेबल सोर्सेस है, मतलब कि और रिसोर्सेस भी हैं जो बड़े अच्छे जाने माने जाते हैं वेबसाइट पर भी, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? इफ द साइट इज इनएक्यूरेट इट्स इंटेंशन मे टू मिसलीड यू, कि अगर साइट जो है वो इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रही है तो इसका मतलब इसकी अटेंशन ये भी हो सकती है कि वो अपनी ऑडियंस को मिसलीड करे। जैसे कि लोग आम तौर पे अपने ख़्यालात का इज़हार करते हैं या फिर लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में और गलत बात फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर जैसे आजकल होता भी है, ठीक है? लाइक किसी का कुछ भी ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी किसी के बारे में छोटी-सी भी और वो आगे एकदम से जो हमारी सोसाइटी है वो एकदम से उसको बढ़ा-चढ़ा के बताना शुरू कर देती है विदाउट विदाउट ऑथेंटिकेटिंग, विदाउट ट्रस्टिंग, विदाउट वेरिफिकेशन, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। Thus, when you arrive at the site, you should ask several questions important जो कि आपकी वेबसाइट को या वेबसाइट की एक्यूरेसी को बताएँगे, एक्सेस करेंगे। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं? वो कुछ क्वेश्चंस हैं। डज़ द साइट कंटेन्स न्यूमरस स्पेलिंग एरर्स एंड न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसीज़? मीन्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये भी होता है कि एक्यूरेसी जज की जाती है, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स या फिर न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसीज़ का मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी एजुकेशन वेबसाइट है
जिसमें कोई न्यूमेरिकल को परफ़ॉर्म किया गया है, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया और न्यूमेरिकल के रिज़ल्ट्स जो हैं, वो इनएक्यूरेट हैं, वो गलत है। वैसे ही बस रफ़ली लिख दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आपने देखना है। डज़ इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कंट्राडिक्टेड बाय अदर साइट्स, यानी कि इसमें क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि दूसरी वेबसाइट से कंट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि उसके खिलाफ जा रही है। डज़ इट कंट्राडिक्ट इटसेल्फ, क्या ये कंट्राडिक्ट करती है, के खिलाफ जाती है इस चीज़ के। इज़ द इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड और ऑब्सोलीट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है क्या वो आउटडेटेड है या ऑब्सोलीट हो चुकी है। ऑब्सोलीट और आउटडेटेड का मतलब है कि अब वो नहीं रही, अब वो यूज़ ही नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी मशीन के बारे में बात कर दी जाती है जो कि आजकल इस्तेमाल ही नहीं हो रही, ठीक है? अब उससे बेहतर मशीन्स आ गई हैं, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ तो कंप्यूटर की बात करते हैं, बहुत पुराने कंप्यूटर की, ठीक है? मैं बात कर लेता हूँ किसी बहुत ओल्ड एनिक कंप्यूटर के बारे में, तो वो एनिक कंप्यूटर आजकल यूज़ तो हो नहीं रहा, ठीक है? तो वो ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। आजकल उससे बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी ऐसी होती है जो ऑब्सोलीट हो चुकी होती है, ये ख़त्म हो चुकी होती है, नापैद हो चुकी होती है। उसको दोबारा यूज़ किया जाए या फिर उसको दिखाया जाए, तो ये गलत है, इनएक्यूरेट होगा। आर द लिंक्स फंक्शनिंग, आर दे एनोटेड? इसमें क्या है कि आपके जो लिंक्स हैं, यानी वेबसाइट के ऊपर ना मुख्तलिफ लिंक्स दिए जाते हैं आमतौर पे, या फिर नेविगेशनल मेन्यू के अंदर लिंक्स दिए जाते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि सारे लिंक्स क्या इसके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर वो लिंक्स काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो साइट जो है वो फुली मेंटेन्ड नहीं है। अगर वो मेंटेन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी एक्यूरेसी का भी ध्यान नहीं रखा गया। हैज़ द साइट बीन ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली ईच टाइम यू विजिटेड, यानी कि जब भी आप उस साइट को विजिट करते हो तो क्या उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखा गया, ये उसी चीज़ में आ गया। इज द कंटेंट मीनिंगफुल, कि जितने भी कंटेंट है आप देख रहे हो क्या वो मीनिंगफुल है, क्या सेंस क्रिएट करते हैं। डज इट सीम लाइक अ फैक्ट एंड फिक्शन, क्या वो फैक्ट एंड फिक्शन की बेस पे चल रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? तो यानी ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं ताकि आप इस चीज़ को जज कर सको, ठीक है? तो आम तौर पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इफ द साइट एंड द लिंक डज नॉट ऑपरेट प्रॉपर्ली, यानी कि अब क्या होता है कि अगर जब आप लिंक देखते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे बताया है कि अगर लिंक आपके प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे, ठीक है? इफ द लिंक डू नॉट ऑपरेट प्रॉपर्ली यू कैन नॉट डिपेंड ऑन देम टू प्रोवाइड करंट डाटा, ठीक है? अगर तो वो लिंक काम ही नहीं कर रहे, मतलब कि मुख्तलिफ लिंक्स हैं दिए हुए, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो और पेज एरर 404 आ जाता है या पेज नॉट फाउंड आ जाता है या कुछ और आ जाता है, आप उस लिंक को विजिट करते हो और उस लिंक में कुछ भी नहीं है, तो यकीन करें वो वेबसाइट जो है वो काबिल भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस साइट से पूरी तौर पे हट जाएँ। फ्रॉड्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है? तो in fact you can go to a file and properties to get info to find the last date of a website was updated. बेसिकली आप जो वेबसाइट की जो लास्ट डेट होती है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि लास्ट टाइम इसको कब अपडेट किया गया, ठीक है? तो कहाँ पे जाके फाइल और प्रॉपर्टीज में जाके गेट इन्फो में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो। फाइनली एनी वेबसाइट दैट सीम्स इंटेंशनली कंफ्यूजिंग और डिस्ट्रैक्टिंग शुड बी अवॉइडेड। एट द एंड वो कहता है कि कोई भी वेबसाइट जो कि आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो या डिस्ट्रैक्ट कर रही हो आप उससे अवॉइड करो, ठीक है? उसके इंफॉर्मेशन से भी अवॉइड करना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनेबलनेस की। तो रीजनेबलनेस की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन डेटा टोन आर्गुमेंट एंड पर्सपेक्टिव ऑफर्ड एट द साइड आर judicious and reasonable. Remember, your goal is to avoid odd and unreasonable word of the internet. ठीक है? तो रीजनेबलनेस का मतलब क्या है कि हर चीज़ आपकी रीजनेबल होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट में नज़र आ रही है, जो डाटा, जो टोन, जो आर्गुमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो सारे जुडिशियस होने चाहिए, यानी आप जज कर सको उसको, और रीजनेबल होने चाहिए। आप प्रॉपर उसकी रीजनिंग दे सको या फिर आपको पता चलता हो, नज़र आने चाहिए, और बल्कि आपको उनकी रीजंस नज़र आए, आपको रीजनिंग दी हो कि भाई ये इस वजह से। रिमेंबर, योर गोल इज टू अवॉइड ऑड एंड अनरीजनेबल वर्ड ऑफ इंटरनेट, यानी कि आपका गोल क्या है बेसिकली, जब आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हो तो या वेबसाइट को जज कर रहे होते हो, तो आपका गोल ये होता है कि आपने अनरीजनेबल और ऑड चीज़ों से बच के रहना।
या दूर रहना है, ठीक है? और उनको एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली इसके लिए भी आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन सेट जो है वो डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको पता हो कि आपने किन-किन चीज़ों पर परखना है रीज़नेबलनेस को, किसी भी वेबसाइट की। तो इज़ अ पर्पस स्टेटेड क्लियरली यानी रीज़नेबलनेस में क्या आएगा कि जब वेबसाइट आपने बनाई है या जो भी देख रहे हो आप, क्या उसका पर्पस जो है वो क्लियरली बताया गया है कि क्यों वेबसाइट बनाई गई है या फिर जो कोई आर्टिकल आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बारे में क्या ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एंड इज अ रीजनेबल टोन मेंटेन थ्रू आउट यानी रीजनेबल टोन का मतलब ये होता है कि आम तौर पे जब आप एक आर्टिकल पढ़ रहे होते हो तो उसमें इधर उधर की बातें भी छोड़ दी जाती हैं तो आपने क्या करना है आपने ये देखना होता है कि क्या वो टोन जो है थ्रू आउट पूरे उस आर्टिकल को पढ़ने से या उस पूरे वेब पेज को या उस वेबसाइट को देखने से आपको वो रीजनेबल टोन नज़र आ रही है या नहीं आ रही है अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ हट जाए अगर आ रही है तो ठीक है चलिए Does it offer a well balanced argument that provide a various perspective यानी कि आपको आम तौर पे आर्गूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के ऊपर और उनको बैलेंस किया गया है ठीक है मीन्स के जजमेंट या फिर एक प्रॉपर रीजनिंग दी गई है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पे जिस पे उसने बात की है फर्स्ट करें अगर उसने मेडिकल के हवाले में बात की है तो मेडिकल के बारे में उसने प्रॉपर जजमेंट दिया है या फिर प्रॉपरली उसने आर्गूमेंट्स दिए हैं उसकी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पे बात की है और यानी कि बीमारियों के बारे में बात की है उसके सिम्टम्स के बारे में बात की है उसके क्या नाम है मेडिकेशंस की बात की है उसकी जजमेंट की बात की है और मीन्स कि इन सारी चीज़ों की बात की है यानी कि डज इट इंक्लूड बायस्ड व्यूज और एग्रेगरेशंस ठीक है क्या ये बासलाहियत मगालता या बासलाहियत व्यूज दिए इसने या नहीं दिए ठीक है या फिर ये जस्ट एक मुबालगा है ठीक है और are there glaring flaws in the argument provided? Does the author share extremist view that reveal under anger or anxiety? यानी कि author जो है कोई extremist views तो नहीं रखता मीन्स कि किसी में यानी किसी आर्टिकल को पढ़ के आमतौर पे हमें लग सकता है कि यार ये तो किसी और सेंस में जा रहा है इसमें या इसके अंदर गमो गुस्सा है किसी चीज़ के बारे में वगैरह वगैरह तो वो चीज़ें मैटर करती हैं काफ़ी Does the author request personal data from the viewers कि जो व्यूवर होते हैं यानी कि अगर आप एक वेबसाइट को देख रहे हो तो वो आपसे आपका पर्सनल डाटा मांगे तो अगर जब ये चीज़ आए तो प्लीज़ फौरी तौर पे वहाँ से हट जाए द साइट दैट should cause you concern are those that expose prejudicial and slanted views rather than offering a variety of opinions on a given topic वगैरह वगैरह इसमें ये है कि बस आपने इन चीज़ों को देखना है कि क्या उसका जो पर्पज़ है वो क्लियर है और इसके अलावा क्या ये जो जिस चीज़ में वो बात कर रहा है क्या वो टोन जो है वो क्लियर आ रही है थ्रू आउट आ रही है या नहीं आ रही ठीक है इसके अलावा आपने वो थर्ड चीज़ आपने ये देखनी है कि आर्गूमेंट्स वेल बैलेंस दिए हुए हैं या नहीं दिए क्या है कहीं वो किसी तरह का एक्सट्रीमिस्ट व्यूज तो नहीं रखता और या वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांग रहा अगर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो यू मस्ट अवॉइड इट ठीक है और आपने उनसे हर सूरत में बच के रहना है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी किसी वेबसाइट में नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट स्पोर्ट स्पोर्ट मेनली मीन्स दैट द site is sponsored by accredited institution and that the author is closely affiliated with a major or respected organization. Another meaning of sport is that the points made at the site are forced by evidence. मीन्स के इसमें ये है कि जो भी आप स्पोर्ट का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको स्पॉन्सर्ड किया गया है किसी एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ठीक है या फिर द ऑथर इज क्लोजली एफिलिएटेड विद मेजर और रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनको मुल्क भर में या दुनिया भर में रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है उनसे क्लोजली एफिलिएटेड है एफिलिएटेड मीन्स कि उनसे मुंसलिक है और वहाँ से बिलोंग करते हुए तब वो ये बात कर रहा है ठीक है क्योंकि क्योंकि
ये जो ऑथर है वो बिलोंग कर रहा है रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से, रिस्पेक्टेड पैशन से, और इसका वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो अगर जब ये बात करेगा तो इस बात की जो है वर्थ होगी। ठीक है? तो आम तौर पे साइट को स्पॉन्सर भी किया जाता है एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशन से। स्पॉन्सर्ड मीन्स कि दूसरी वेबसाइट जो है वो बता रही होती हैं कि इस वेबसाइट पे भी जाओ और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा सपोर्ट जो है वो इस तरह से भी हो सकता है कि हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? साइट के बारे में यानी साइट की सपोर्ट के बारे में एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये बात जो है हमने इस एविडेंस से की वगैरह वगैरह। Another meaning of support is that points made at the side are supported by evidence. एविडेंस एक वजूहत पूरी मुकम्मल सबूत दिए गए हैं कि ये इस वजह से इस वेबसाइट पे ये कहा गया है या लिखा गया है। Thus, when you arrive at the site, you should ask the several important questions that will help you to assess the support of the site. कि इसमें भी हमारे पास क्वेश्चंस का सेट है जो एवेल्युएट करेगा कि कितनी इसकी सपोर्ट है। ठीक है? तो क्वेश्चंस जो है सपोर्ट के बारे में वो ये हैं कि आर प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाइड एज एफिलिएटेड ऑफ ए साइट, कि प्रोमिनेंट और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट जो हैं क्या वो मुंसलिक हैं उस वेबसाइट से। ठीक है? या उस वेबसाइट जो है वो क्या बिलोंग करती है आपके डिफरेंट प्रोमिनेंट और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से। जैसे कि हमारे जो जिम्स है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, ये बिलोंग करती है, एफिलिएटेड है फ्रॉम रिस्पेक्टेड एडेड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। ठीक है? तो इज एब्रीविएशन फॉर रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड इन द यूआरएल, कि यूआरएल के अंदर उसकी एब्रीविएशन मौजूद है या नहीं है। डज द साइट ऑफर इंस्ट्रक्शन स्पोर्ट्स मटेरियल्स फ्रॉम दोज ऑर्गेनाइजेशन और लिंक्स टू देम, मीन्स कि क्या वो वेबसाइट कोई इंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स या कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक कर रहे हैं। ठीक है? आमतौर पे ऐसा होता है कि एक लिंक दे दिया जाता है, वो लिंक हमें जो हमने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है वो लिंक हमें दूसरी किसी वेबसाइट पे ले जाता है जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट होती है या रिस्पेक्टेड प्रोमिनेंट वेबसाइट होती है, वहाँ पे ले जाता है। तो ये एक चीज़ भी आपने देखनी है। डज इट कंटेन प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल एंड लिंक्स टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्या इसमें सोर्स ऑफ जो प्राइमरी सोर्स है मटेरियल्स का, क्या वो सपोर्ट करता है डॉक्यूमेंटेशन को, यानी डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी दी हुई है यानी दी। आर द पॉइंट्स मेड प्रूवन बाय साउंड्स डाटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। ठीक है? कैन यू कॉन्टेक्ट द एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि आपने ये भी देखना है कि क्या आप लोग उस एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट में कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है? और ये भी देखना है कि जो भी डाटा आपको नज़र आ रहा है क्या वो रिलायबल रिसोर्सेज से मिला है या नहीं। यानी रिलायबल रिसोर्सेज में आपके पास कई चीज़ें आ जाती हैं, लाइक प्रोमिनेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं, प्रोमिनेंट आपके पास इंस्टीट्यूट्स आ जाती हैं। ठीक है? अगर इस हवाले से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। देन फाइनल एनालिसिस में ये हम देखते हैं कि फाइनल एनालिसिस में हमने ये देखना है कि इन एडिशन टू ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, रीजनेबलनेस एंड सपोर्ट, अ साइट शुड बी ए यूजर फ्रेंडली। ठीक है? अब इसमें क्या है कि आपके पास जब आप देख रहे हो कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, क्रेडिबिलिटी भी फर्स्ट करें, आपने एक वेबसाइट देखी उसमें आपने देखा कि क्रेडिबिलिटी भी है, इसके अंदर एक्यूरेसी भी है, रीजनेबलनेस है, सपोर्ट भी है। तो साइट को ना यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए, यानी कि आप उसको यूज करने में ईजी हो, आपको अच्छी लगे। ठीक है? यूजर फ्रेंडली हो। इट्स स्ट्रक्चर एंड डिजाइन शुड सजेस्ट दैट द ऑथर हैज हिज व्यूअर्स बेस्ट इंटरेस्ट इन द माइंड। इसका क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो है वो ये आपको सजेस्ट करता है कि जो ऑथर जो है ना वो अपने व्यूवर्स को बेस्ट इंटरेस्ट में लेकर आना चाहता है, वो अपने आप उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है? दस व्हेन यू एवेल्युएट अ साइट यू मे वांट टू कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि जब आप किसी भी वेबसाइट को एवेल्युएट करें आपको कुछ चीज़ों को और मद्देनजर रखना है। और वो ये क्या है, और वो ये है कि द सर्च इंजन यू चूज should provide more educational and government sites than a commercial sites।
जो सर्च इंजन आप यूज़ करते हो किसी भी वेबसाइट को लोकेट करने के लिए, सर्च करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपको ना एजुकेशनल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट और वेबसाइट्स दिखाए, ठीक है? एजुकेशनल वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट्स दिखाए आपको, ठीक है? बजाए कि आपको कमर्शियल वेबसाइट दिखाएँ। जब तक कि आपका कमर्शियल कोई मसला ना हो, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ सेल एंड परचेज़ करनी है, तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है कमर्शियल ही जाना पड़ेगा आपको। लेकिन इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो या गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू देख रहे हो, तो सर्च इंजन वही अच्छा होगा जो आपको आपके रिलेटेड रिज़ल्ट्स दिखाए बजाए कि आपको कमर्शियल वेबसाइट दिखाए। आमतौर पे कमर्शियल वेबसाइट जो है वो डॉट कॉम से एंड होती हैं, ठीक है? डॉट कॉम से। तो ऐसे इंजन्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए आपको और ऐसे इंजन्स की एक एग्ज़ाम्पल भी दी है उन्होंने कि याहू डॉट कॉम जो है वो आपको आम तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल वेबसाइट और पॉपअप से दिखाता है, ठीक है? तो ऐसे सर्च इंजन से भी दूर हैं जो आपको कमर्शियल साइट पे लेके जाएँ, आप माँगे कुछ और वो दे आपको कुछ, ठीक है? द साइट अच्छा अब ये वो जो चीज़ें मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने अपनी वेबसाइट बनाने में भी याद रखनी है, ठीक है? जब आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है? या हमने वेबसाइट जब डिज़ाइन करना सीखना है या करना है, तो हमने इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। द साइट शुड बी ईज़ी टू नेविगेट यानी कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से जा सको और पेजेज़ के लिंक सामने-सामने दिए हों, ठीक है? नेविगेट करना ईज़ी हो। आप एक पूरी वेबसाइट के ऊपर सैर कर सको ईज़िली, यानी उसको नेविगेशन कर सको उसकी आसानी से। द साइट शुड बी ऑडियंस एप्रोप्रिएट कि आपने ऑडियंस के लिए मुनासिब साइट बनानी है कि वो उनको अच्छी लगे, ठीक है? इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स शुड बी फंक्शन आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स हैं, जो कि आपने अपनी वेबसाइट में लगाए हैं, एक्सटर्नल लिंक्स जो किसी और वेबसाइट पे हैं, इंटरनल लिंक्स जो आपके अपनी वेबसाइट के अंदर ही किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, उनको इंटरनल लिंक्स कह रहे हैं, ठीक है? तो एक्सटर्नल लिंक्स किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, तो उसको एक्सटर्नल लिंक्स बोल रहा हूँ मैं। तो ये प्रॉपर फंक्शन होने चाहिए, इनकी फंक्शनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। तो इमेजेस एज वेल एज द पेजेस शुड बी लोड क्विकली आपका जो पेजेस या आपकी जो वेबसाइट है ना उसको क्विकली लोड होना चाहिए, ये नहीं कि बस आराम आराम से आ रही है, ऐसा नहीं। उसके इमेजेस जो हैं वो फटाफट से लोड होने चाहिए, आपके पेजेस जो हैं वो फटाफट से लोड होने चाहिए ताकि यूज़र को ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आप ज़रूरी नहीं कि हर बार स्पीड का मसला हो। The visual element should help not hinder the viewers understanding ठीक है तो विजुअल एलिमेंट्स जो हैं वो हेल्प करने चाहिए और व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग को मीट करना चाहिए नेक्स्ट द आइकन शुड मेक सेंस एंड द डायरेक्शन शुड बी क्लियर यानी कि इसमें क्या है कि जो आइकन्स आप यूज़ कर रहे हैं ठीक है नेविगेशन के लिए बेशक कर रहे हैं तो उसको मेक सेंस होना चाहिए यानी कि उसको एक प्रॉपर उसकी सेंस होनी चाहिए लाइक अगर आप वेबसाइट के 10वें पेज पे हैं तो आपने होम पेज पे जाना है तो होम के बटन पे क्लिक कर लें होम के बटन पर नॉर्मली होम का आइकन बना होता है होम के आइकन पर एक छोटा सा घर बना होता है तो वो यही समझता है कि होम पे क्लिक करेंगे तो वो मेन पेज पे चला जाएगा ठीक है तो ये बताने का मकसद है यहाँ पे तो आइकन मेक सेंस यानी कि वो जो घर वाला बटन है वो होम वाले बटन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ठीक है जो आइकन है घर वाला तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम होम पेज पे पहुंच जाते हैं ठीक है द हेल्पर एप्लीकेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल ठीक है हेल्पर एप्लीकेशन जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए बहुत आसानी से और इसके अलावा द साइट शुड इंक्लूड एन इंडेक्स एंड नेविगेशनल बटन्स के इंडेक्स और नेविगेशनल बटन्स भी साइट के अंदर मौजूद होने चाहिए और द साइट शुड प्रोवाइड अ वर्क साइटेड और बिब्लियोग्राफी यानी कि अगर किसी कोई आर्टिकल आपने लिखा है या कोई एजुकेशनल वेबसाइट है या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन कोई दे रही हो तो उसमें आपने अपने वर्क को भी साइट करना है साइटेड मीन वर्क साइटेड या बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है मीन्स के जो रिसर्चर्स होते हैं ना उन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए होते हैं जैसे किताबें पब्लिश होती हैं ऐसे ही एक पेपर भी पब्लिश होता है तो वो रिसर्च पेपर और ये वर्क साइट जो है वो पब्लिश हुई होती है ठीक है तो हमने क्या करना होता है हम जब उसको एक पेज के ऊपर एनलिस्ट करते हैं लिस्टिंग करते हैं उसकी लिस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं वर्क साइटेड या बिब्लियोग्राफी ठीक है तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं
ओके, इसके बाद ये हमारा फाइनल एनालिसिस था। इसके बारे में इस जब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल गए तो हमें हमारी वेबसाइट की वैल्यूएशन का पता चला था कि हमने वेबसाइट को कैसे वैल्यूएट करना है। और ये जो लेक्चर्स हैं ये हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है? इन वेबसाइट से ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सम लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स दैट लिस्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन क्राइटेरिया, यानी कि ये ब्रेकले और ये लाइब्रेरी डॉट वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी जो है ना लिस्ट जो है ये सारी आपको प्रोवाइड करी है इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको दी है, ठीक है? कि एवेल्यूएट कैसे करना है इसको आप वन बाय वन जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही था और ये आज के पूरे लेक्चर का रिव्यू है कि बेसिकली आज के हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कार्स के बारे में पढ़ा कि कार्स क्या हैं, क्रेडिबिलिटी वगैरह वगैरह वो क्या बनता है उससे। उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें लर्न की हैं, ये हम आप आपके लिए ये टास्क है कि आप वन बाय वन इन सारे आफ्टर रीडिंग दिस लेक्चर और लिसनिंग दिस लेक्चर आपको क्या करें, इन सारे क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है? और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर को कितना समझा है। और अगर नहीं समझा तो प्लीज़ आस्क मी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।